गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज़ में 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं और इसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्मोक के ऊपर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सीबीआई के ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे। माउंटेन्स के ऊपर जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है ये देखेंगे। कोर सेक्टर्स इंडिया के अंदर इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये देखेंगे। एलएसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक एमसीक्यू हम 6 शेड्यूल के बारे में देखेंगे। इंडियन पॉलिटी से सीबीसी सीआईसी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में दोनों का ही मेंशन किया गया था। देन जूट के बारे में और जूट की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए, this is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। जो प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली exam.netmock.com पर जाकर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्किंग स्कीम आपको बता देता हूं। तो आपको बेसिकली 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने टू बी इन द सेफ जोन, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिकली 60% से ज़्यादा स्कोर होता है जो कि एक सेफ स्कोर माना जाता है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। लेस देन 60% अगर आपका स्कोर आता है तो आप दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वीडियो के अंदर उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्मॉग। स्मॉग के बारे में क्वेश्चन है। स्मॉग को अंडरलाइन करिए। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इसको आप सर्कल में डालिए और आप क्वेश्चन को पढ़िए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विद द सनलाइट एंड एटमॉस्फेयर। ये एक तरीके का रिजल्ट होता है किसका, रिएक्शन का, जब एमिशन जो कि आपके व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है और वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, हो सकता है। सेकंड, इट इज फाउंड इन सिटीज दैट आर लोकेटेड इन बेसिन सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तो ज्यादा कहां पे मिलता है, इट इज फाउंड इन सिटीज के अंदर मिलता है जिसके चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं और जो कि बेसिन्स के अंदर लोकेट होती है। थर्ड स्टेटमेंट, विंटर स्मोग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो जो विंटर स्मोग होता है उसको प्राइमरली एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के साथ। सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये, सेंटर ने अभी रिसेंटली एक कमीशन जो है एनसीआर रीजन के अंदर जो भी स्मॉग की प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है, इससे डील करने के लिए एक नई कमीशन को सेटअप करने की बात करी है। और पुरानी जो कमेटी थी 22 साल पुरानी ईपीसीए, जिसके बारे में हम पिछले एक हफ्ते से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ईपीसीए को डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे न्यूज थी। तो इस वजह से हमने स्मॉग के ऊपर क्वेश्चन बनाया। स्मॉग जो है बेसिकली पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो सनलाइट और फैक्ट्री से निकलने वाले जो एमिशंस होते हैं, जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो स्मॉग क्रिएट होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, इट इज लार्जली फाउंड इन द सिटीज जो कि बेसिन्स में लोकेट होती है और उसके चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं। वहां पे इस तरीके का आपको जो सिनेरियो है ज्यादा देखने को मिलता है। इवन आप दिल्ली सिटी में देखेंगे तो वहां पर भी ये चीज आपको मिल जाएगी। थर्ड की बात करते हैं, जब हम फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की बात करते हैं, ये समर के साथ एसोसिएटेड होता है, ना कि विंटर के साथ। समर सीजन में होता क्या है, बेसिकली समर सीजन के अंदर जो सनलाइट है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, वार्मर हो जाता है और यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है और फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो एक डोमिनेंट टाइप की स्मोक जो है बन जाती है। यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, किस तरीके की सिटीज के अंदर स्मोक्स मिलती हैं, तो जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया था। दिल्ली में क्यों, इवन दो माउंटेन्स नहीं है फिर भी क्योंकि व्हीकल्स की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा पोल्यूशन यहां पर होता है, इसी वजह से ऑड इवन भी चलाया जाता है ताकि स्मोक की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। सेकंड, ऐसी सिटीज के अंदर जिसके चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, स्मोक जो होती है वो ट्रैप हो जाती है सिटी के अंदर क्योंकि चारों तरफ वो सिटी जो है माउंटेन से घिरी हुई है और फिर वो स्मोक बाहर नहीं निकल पाती वहां से। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सीबीआई के बारे में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। वैसे करंट अफेयर्स में इसके बारे में मेंशन किया गया था, लेकिन वैसे इंडियन पॉलिटी का भी ये टॉपिक कहा जा सकता है। 3 स्टेटमेंट आपको सीबीआई के बारे में दी और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पे सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट फंक्शंस अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एमएचए के अंदर में ये काम करता है, हो सकता है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम इन अ स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है कि स्टेट के अंदर जो क्राइम हुआ है उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए विदाउट द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसर्न है इसके अंदर उसकी जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहें तो सीबीआई को कह सकते हैं कि आप कहीं भी कंट्री के किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए पहले तो न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो है उसको स्टे लगाया है। उसके ऊपर अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो इंक्वायरी करेगी किसके अगेंस्ट में, करप्शन एलिगेशन जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पे लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर स्टे दिया है अभी। इस वजह से सीबीआई जो थी वो काफ़ी न्यूज़ में थी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। डज इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो नहीं, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सुनने में लग सकता है एमएचए के अंडर में आती होगी, बट इट डज नॉट कम अंडर एमएचए। पहले काफी साल पहले की बात करी जाए तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती थी डायरेक्टली, लेकिन बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस है, उसके अंडर में आती है। तो पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आती। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ए और बी को आप एलिमिनेट करिए। इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी ही होगी। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई। तो यस, अभी हमने करंट केस में देखा ही कि उत्तराखंड के केस के अंदर उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आप सीएम जो हैं उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। तो यस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो सीबीआई को ऑर्डर दे सकती है कि कंट्री में कहीं पे भी क्राइम हुआ है तो उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करे। तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो वो सीबीआई को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर क्राइम को देखिए, लेकिन जिस भी स्टेट में ये चीज करी जाएगी उस स्टेट की कॉन्सेंट की जरूरत होती है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट करती है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यूज करती है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, तो सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेजर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये अपनी पावर कहां से लेती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दैट इज डीएसपीई से इसकी पावर्स डिराइव होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करता है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में आपको इन माउंटेन रेंजेस को लगाना है। एंडीज दिया है, यूरल माउंटेन्स दिया है, एल्प्स दिया है और हिमालयाज दिया है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ी लेंथ किस पर्टिकुलर माउंटेन की है, देन सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से आपको लगाना है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैप के ऊपर लोकेशंस जो वो देख लीजिए, एंडीज, यूरल, एल्प्स एंड हिमालय की। तो दिस इज द एल्प्स और हिमालय तो हमारे यहीं पे ही है। यूरल्स जो है यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट कौन सा था? देन एंडीज वाज देयर, एंडीज इन द साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे है एंडीज, 7000 किलोमीटर लेंथ है इसकी। देन रॉकीज आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर है। यूरल माउंटेन्स भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे एंडीज है, देन यूरल है, फिर हमारा हिमालय है, थोड़ा सा ही छोटा है यूरल से, एंड देन फाइनली एल्प्स 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो सबसे पहले एंडीज था 7000, देन यूरल माउंटेन्स 2500, देन 2400 हिमालय था और 1200 एल्प्स था। तो 1 2 4 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। बाकी लोकेशन जो है वो भी आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए, कई बार लोकेशन जो होती है वो भी पूछ लेते हैं इससे आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कोर सेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। इवन दो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड भी कोर सेक्टर्स काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि जो आंकड़ा है आईआईपी का वो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसकी वजह से कोर सेक्टर्स के बारे में हमने बार बार डिस्कस भी किया है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे 3 स्टेटमेंट के लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है देयर आर 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया। भारत के अंदर 8 कोर सेक्टर्स हैं। इट कंप्राइजेज मोर देन 40.27% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन सीपीआई। सीपीआई के अंदर जो आइटम्स है उसमें 40% से ज्यादा का जो वेट होता है वो इनका होता है। सीमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर अमंग कोर सेक्टर। सीमेंट का जो शेयर है सबसे ज्यादा है अगर हम कोर सेक्टर्स की बात करते हैं। तो सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, और ये चीज़ अगर आपने डिटेक्ट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ डिटेक्ट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोर सेक्टर्स को हमने बहुत बार अब डिस्कस कर लिया है। तो अब तो ये आपके मतलब बाएं हाथ का काम होना चाहिए कि कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा वेट किसका है और इसमें कौन से इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। चलिए 8 कोर सेक्टर्स है, पहली स्टेटमेंट ठीक होती है। 8 कोर सेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार, और इसमें ये भी मैंने आपको बताया है कि सबसे
ज़्यादा जो शेयर होता है, एक्सप्लेनेशन में बताया था, वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का होता है। तो सीमेंट जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट वैसे ही आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब आते हैं 40.27% से ज़्यादा वेट होता है इसका, तो यस, इसलिए इन्हें कोर सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि मेजर शेयर जो होता है पूरे इंडेक्स के अंदर वो इन्हीं का ही होता है। लेकिन ये कहाँ पे होता है वेट, किसकी जगह पे बात करी जा रही है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात नहीं करी जा रही है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जहां पे 40% से ज़्यादा शेयर जो है कोर सेक्टर का होता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया के जो 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर्स है उनके अंदर सिर्फ जो श्रिंकेज हुआ है, जो कमी हुई है, एक गिरावट आई है, वो सिर्फ 0.8% दर्ज करी गई है सितंबर में। इसका मतलब ये है कि जो मार्च में हमारी इकोनॉमी नीचे जानी शुरू हुई थी, जब आपको याद हो मार्च में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे 8 में से 7 जो सेक्टर्स थे वो नेगेटिव जगह पे जा रहे थे, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ श्रिंकेज 0.8% रह गया, विच इज़ अ गुड साइन कि इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कौन कौन से हमारे कोर सेक्टर हैं। अगर आपको सारे याद नहीं भी हैं, देखिए सीमेंट और ये तो मैंने बता ही दिया आपको, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, अगर इसके अलावा बाकी अगर आपको 2 या 3 भी याद है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है LAC के बारे में, और LOC भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई है और पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था वो तो हम देखेंगे ही, बट पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार और फिर इसको मैप के ऊपर भी देखेंगे। LAC जनरली रेफर्स टू बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे LAC करके रेफर किया जाता है। LOC रेफर्स टू द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को LOC कह के रेफर किया जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे भी रेफर किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी कुछ डिमांड जो है वो रेस करी गई है लद्दाख रीजन के लिए कि 6 शेड्यूल जो है वो स्टेटस यहाँ पे मिल जाना चाहिए। इसी वजह से 6th शेड्यूल जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कि ये चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, देखिए मैप पे दिखाता हूँ। सो दिस इज LAC जो कि अक्साई चीन वाले रीजन से हमारी कनेक्ट हो रही है। सो दिस इज LAC और ये चाइनीज साइड पे ही है, तो बिल्कुल ठीक है। LAC और चाइना और इंडिया के बीच की लाइन है। LOC इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है इसे। लेकिन ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बिकॉज सी दिस रीजन इज द डिस्प्यूटेड रीजन, ठीक है ना। ये इंडिया का ही रीजन है जो कि अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा गया है, तो इसी वजह से इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन पार्ट तो इंडिया का ही है। अक्साई चीन वाला जो रीजन है ये भी चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये इंडिया का ही रीजन, तो इसी वजह से ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो इसे LOC और LAC इसलिए कहा जाता है कि अभी तक ये लाइन हमने मानी हुई है, क्योंकि जो इस साइड वाला रीजन है POK वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है और अक्साई चीन वाला रीजन भी अभी डिस्प्यूट के अंदर है। देयरफॉर इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना जाता है, इसी वजह से इसे LOC और राइट साइड में इसे LAC करके रेफर किया जाता है। ध्यान रखिएगा। दौलत बेग ओल्दी भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहाँ पे आपने काफी बार राज्यसभा की न्यूज में सुना होगा, और सियाचिन के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाती हैं, तीसरी जो स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। LAC इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है, हालांकि एरिया हमारा ही है। LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है, हालांकि जो POK वाला एरिया है वो हमारा ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है उसको आप exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सारी वीडियो MCQ सीरीज मिल जाती हैं, साथ में जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज 2 सालों के लिए, 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है 6th शेड्यूल को लेकर ही। अभी लद्दाख को लेकर 6th शेड्यूल की बात करी गई थी, इसी वजह से इस पर क्वेश्चन बनाया गया। आपको बताना है कि 6th शेड्यूल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है 6th शेड्यूल प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटीज। तो जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटीज है, उनको ऑटोनॉमी देने के लिए और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 6th शेड्यूल लाया गया था। इट इज एसोसिएटेड विद असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड अरुणाचल। 4 यहां पे रीजन्स दिए, उनसे ये एसोसिएट करता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए डिस्कस करते हैं सिक्स शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे सिक्स शेड्यूल जो है ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ऑटोनॉमी भी दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है, गवर्नर इसके कंसर्निंग डिसीजन ले सकता है कि कौन सी बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करना है सिक्स शेड्यूल के अंदर, कौन सी बाउंड्री को नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑटोनोमस रीजन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। वो चाहें तो प्राइमरी स्कूल को कंस्ट्रक्ट कर दें, वो चाहें तो किसी मार्केट को कंस्ट्रक्ट कर दें, डिस्पेंसरीज बना दें, रोड्स बना दें। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऐसी जगह पर। अगर आपने कुछ दिन पहले सुना हो, हमने JNK को लेकर भी सुना था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पर भी अभी बनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, डू नॉट अप्लाई इन दिस ऑटोनोमस रीजन। तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर वो इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई नहीं होते, और यहाँ पे अप्लाई होते भी हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ लॉज जो होते हैं वो फॉलो करे जाते हैं। पार्लियामेंट के जो एक्ट होते हैं या स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वो यहाँ पे मॉडिफाइड तौर पे या फिर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। बात करी जाए, इट इज एसोसिएटेड विद असम। यस, असम मेघालय त्रिपुरा से एसोसिएट करता है। अगर आपको याद हो AMTM करके आप इसे याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों एरिया में सिक्स शेड्यूल जो है वो लागू होता है, और इनके रीजन्स जो है वो भी यहाँ पर बताए हैं। जैसे खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहाँ पे जंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ऐसे अलग अलग स्टेट में चारों स्टेट्स के अंदर आपको बता रखी है, और इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो मैंने आपको बता ही दी है। गवर्नर का रोल रहता है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काफ़ी पावरफुल रहती हैं। रोड्स बनानी हो, डिस्पेंसरीज बनानी हो, मार्केट्स या स्कूल्स बनाने हो, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट CVC। तो सबसे पहले इनकरेक्ट को बड़ा बड़ा आप सर्कल में डालें, अंडरलाइन करें, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट सोच के गलती नहीं होनी चाहिए। CVC को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। CVC के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द एपेक्स विजिलेंस बॉडी टेकिंग पावर फ्रॉम CVC एक्ट 2003। तो एक एपेक्स विजिलेंस बॉडी क्या ये है, हो सकता है, और CVC एक्ट 2003 से पावर लेती है, मे बी। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ने डिसाइड किया है कि जितने भी विजिलेंस क्लियरेंस के प्रपोजल्स होते हैं बोर्ड लेवल के ऊपर, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, या फिर इवन सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जो भी ऑफिशियल्स होंगे अपॉइंटमेंट को लेके, एम्पैनलमेंट को लेके, प्रमोशन को लेके, या फिर दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, उसमें जो भी ये प्रपोजल्स होंगे, जो भी विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल्स होंगे, वो ईमेल के थ्रू लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफिस है वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और वैसे भी आपको पता है कि जो हार्ड फाइल सिस्टम था वो कोरोना के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे थे हार्ड फाइल एक्सचेंज होने की वजह से। तो जो पेपर सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा। इससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है, और जो कोरोना केसेस है वो भी इससे कम होंगे। नो हार्ड कॉपीज विल बी एक्सेप्टेड। कमीशन ने ये मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स को कैटेगोरिकली बता दिया है। क्या CVC जो है इसकी पावर CVC एक्ट 2003 से आती है? तो येस, इट इज़ अ विजिलेंस बॉडी, एपेक्स विजिलेंस बॉडी है जिसकी पावर CVC एक्ट 2003 से आती है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम करती है जो कि पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहली जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। इज इट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको भी बताऊंगा, बट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर बी होगा? नहीं, आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर विल बी सी। चलिए, सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों नहीं है? बिकॉज इट गेट्स द इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू CBI या फिर CVO इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। जो भी वेरियस ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो हमारी क्राइम ब्रांच है उनके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। CVC खुद नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 8 भी CIC के बारे में है। बेसिकली इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट क्योंकि करंट अफेयर्स में दिया गया था तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऊपर है, पूछा गया CIC के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो CIC जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हो सकता है। द नेम ऑफ CIC इज रेकमेंडेड बाय कमेटी कंप्राइजिंग लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो कमेटी नाम देती है CIC का, उस कमेटी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ CIC इज 5 years। जो टेन्योर होता है CIC का वो 5 साल का होता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं।
तो फॉर्मर डिप्लोमेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा, उनको अभी जो है अपॉइंट करने की बात करी गई है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और ये न्यूज़ थी, इस वजह से हमने डिस्कस किया इसके बारे में। CIC के ऊपर देखिए नाम तो नहीं पूछा जाएगा, वो PCS एग्जाम में या फिर दूसरे एग्जाम्स में, बैंकिंग जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो आपसे UPSC के अंदर पूछी जाएगी, इसको लेके कि ये जो CIC का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर वेरियस प्रोविजन इसके पूछे जा सकते हैं। तो कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो नहीं, यहाँ पे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जितनी भी पोस्ट होती है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट खुद डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड उनको एक कमेटी करके देती है। तो ये जो कमेटी होती है ये डिसाइड करके देती है नाम को, और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर द नेम ऑफ CIC इज रेकमेंडेड बाय कमेटी, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। यस, इसमें चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी इसमें मेंबर होते हैं। ये कमेटी जो है नाम प्रेसिडेंट को दे देती है, और प्रेसिडेंट फॉर्मली उस इंडिविजुअल को अपॉइंट कर देते हैं। जो यहाँ पे टेन्योर होता है वो CIC का 5 साल का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा। इट एम्पावर्स ऑर्डिनरी सिटीजन टू आस्क क्वेश्चन टू द अथॉरिटी। गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। जैसे कि आपने देखा भी होगा RTIs काफ़ी सारे लोग अपने एग्जाम्स को लेकर भी फाइल करते हैं कि उनके मार्क्स कितने आए, उनकी हार्ड कॉपी जो है, उनकी एग्जाम कॉपी वो ज़रूर दिखाइए, उनके मार्क्स जो है उसके अलावा वो पहले तो जो आपकी करेक्ट आंसर कीज होती थी वो भी नहीं आती थी, अब वो भी चीज़ें मांगने लगे हैं। और अब काफ़ी सारी चीज़ें तो खुद ही ट्रांसपेरेंट होती जा रही हैं। जैसे ये एग्जाम का रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं खुद ही शो कर देती हैं, चाहे उसमें आंसर कीज हो या फिर इंडिविजुअल रिजल्ट्स हो। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही RTI को लाया गया था, और अपने आप में कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल अपने आप में प्रूव हुआ है। इज इट हेल्पफुल टू कंटेन करप्शन? यस, जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो करप्शन डेफिनेटली अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ेगी करप्शन उतनी कम होगी, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जितनी कम होगी करप्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आप उसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली जूट को लेकर ये क्वेश्चन है। जूट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, डिस्कस करते हैं इसको। पहली कहती है 100% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑफ द शुगर शैल बी मैंडेटरली पैक्ड इन जूट बैग्स। तो ऐसा यहाँ पे अभी रिसेंटली रेगुलेशन आया जिसके हिसाब से फूड ग्रेन्स 100% और 20% शुगर को आप जूट बैग्स के अंदर डालेंगे। हो सकता है या फिर परसेंटेज इससे अलग भी हो सकती है। सेकेंड, इट इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द रिच अलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो जो जूट का उत्पादन होता है वो खास तौर पर जो हमारा ईस्टर्न इंडिया जो पूर्वी भारत है वहां पर होता है, क्योंकि वहां पर रिच एलुवियल सॉइल मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के अंदर, जो कि जूट की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट प्रोडक्शन। जो वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल होती है वो इसके लिए जरूरत पड़ती है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये देखिएगा, कहीं ना कहीं वेल ड्रेन्ड अलुवियल सोइल की बात करी जा रही है, यहाँ पे रिच अलुवियल सोइल की बात करी जा रही है, बात एक ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट्स कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और दोनों ही सही है। मैं अभी आपको मैप पे भी दिखाने वाला हूं कि ईस्टर्न रीजन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, वो मैप के थ्रू आपको 1 2 3 4 5 रैंकिंग के तौर पर मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। पहली स्टेटमेंट की बात करी जाए तो यस, अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने, जिसको कौन हेड करते हैं, कई बार बताया मैंने आपको, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है कि 100% फूड ग्रेन्स और शुगर में 20% जो होगा मैंडेटरी कंपलसरी है वो जूट बैग्स के अंदर ही किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जूट का जो बेसिकली खपत है वो यहाँ पे होने लगेगी। सेकंड, जो अभी तक आप पॉली बैग्स में पैक करते थे वो चीज़ भी नहीं होगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा डी। मेंस के लिए भी जूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया है, और वैसे भी यहाँ पे CCEA का डिसीजन है तो एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जूट को लेकर पूछा है, पुट द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पहले नंबर पे, देन सेकेंड नंबर पे कहाँ होता है, तीसरे नंबर पे कहाँ होता है, और चौथे नंबर पे कहाँ होता है, ये आपको बताना है। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकेंड्स का टाइम लीजिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है बिहार, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है असम, और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश।
5वें नंबर पे आता है उड़ीसा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, बिहार दूसरे नंबर पे, असम तीसरे नंबर पे, चौथे पे है आंध्र प्रदेश, 5वें पे है उड़ीसा। तो पहले से ही एक क्रोनोलॉजी आप कह सकते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब चलते हैं मैप की तरफ। मैप पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ये जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर आपको मिलते हैं। कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जूट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे को, और फिर हम देखेंगे विनर ऑफ द डे को। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था स्मोक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि स्मोक बेसिकली रिएक्शन किसके साथ होता है? सनलाइट के साथ होता है। और जो आपका समर स्मोक होता है प्राइमरली उसे फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के साथ एसोसिएट किया जाता है। जब भी सिटीज़, कोई भी सिटी है मान लीजिए, वो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है, तब भी स्मोक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर अगर व्हीकल पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है, तो भी ये स्मोक का कारण बनता है। इसके बाद देखा था सीबीआई के बारे में। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नाम में ही इन्वेस्टिगेशन है, तो यस इट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और इसके बारे में बात करी गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न करना होता है इस चीज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो देश के किसी भी हिस्से में अगर उनको इन्वेस्टिगेशन कराना है तो वो करा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको न्यूज़ भी बताई थी, जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड की, उसने कहा था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगी है करप्शन के, उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है अभी। देन हमारा डिस्कशन जो था वो हुआ था वेरियस माउंटेन्स के बारे में। मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी, एंडीज की लेंथ भी बताई थी, यूरल की लेंथ भी बताई थी, जो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी के जो माउंटेन्स है वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा। देन कोर सेक्टर्स के बारे में देखा था, 8 कोर सेक्टर्स, जो भी नाम आपको 8 में से याद है, सीमेंट और पेट्रोलियम तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहने वाला है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेट करता है ये, और साथ में ही 0.8% का सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर देखा गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवरी की लाइन पे आ रही है। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था कॉज फॉर कंसर्न के बारे में। हमने देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके थे। एलओसी और एलएसी के बारे में डिस्कशन हुआ था। इंटरनेशनल बॉर्डर इसे नहीं कहा जाता है, बेसिकली इट्स आप कह सकते हैं टेम्परेरी लाइन है ये 2 कंट्रीज के बीच में, क्योंकि अभी हमारा एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान ने अभी लेके रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है, बट चाइना ने अभी लेके रखा हुआ है। देयरफॉर ये डिस्प्यूटेड रीजन जो है, इसको डिमार्केट करने वाली लाइन जो है एलएसी है, और वेस्टर्न साइड में एलओसी है। ध्यान रखिएगा इसको, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 शेड्यूल के बारे में देखा था। एएमटीएम मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनके पास काफ़ी पावर होती है, ये भी हमने जाना था। एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप ये देख लीजिएगा, जैसे डिस्पेंसरीज बनानी हो मार्केट के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पूरा राइट रहता है। फिर हमने सीबीसी और सीआईसी के बारे में देखा था। सीबीसी में पावर सीबीसी एक्ट 2003 से आती है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये सीवीओ दैट इज चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू कराती है, या फिर इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू कराई जाती है? सीबीआई के थ्रू कराई जाती है। इज इट एन इंडिपेंडेंट बॉडी? यस, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, ये भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में सीआईसी के बारे में डिस्कशन हुआ था। अभी नए हमारे सीआईसी जो हैं यशवंत कुमार सिन्हा जो हैं वो आ रहे हैं, इस वजह से जो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था। टेन्योर 5 साल का होता है और बेसिकली अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन नाम का जो रिकमेंडेशन होता है वो एक कमेटी देती है। कमेटी के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी इसके अंदर मेंबर होते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंसी जितनी आएगी करप्शन उतनी कम होगी, ट्रांसपेरेंसी जितनी कम होगी करप्शन उतनी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप मेंस के अंदर भी लिखिएगा, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन। तभी आरटीआई जो है काफी इंपॉर्टेंट एक एक्ट है। फिर हमने जूट के ऊपर 2 क्वेश्चन देखे थे। जूट के लिए यहाँ पे बताया गया है सीसीईए के द्वारा कि 100% पैकेजिंग फूड ग्रेन्स की और 20% शुगर के अंदर जूट बैग्स के थ्रू करी जाएगी। और ये कहाँ पे होता है? ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया के अंदर, जहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल मिलती है। रिच एलुवियल सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी खेती के लिए। इसकी हमने लोकेशन जो थी वो भी मैप के ऊपर देखी थी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको दोबारा से। नंबर 1 प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, क्योंकि आपका ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा यहीं पे मिलता है। फिर बिहार के अंदर, फिर असम, चौथे नंबर पे था आंध्र प्रदेश, और 5वें नंबर पे था उड़ीसा। मैप पे ये प्लीज़ देख लीजिएगा और याद भी अच्छे से रख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको
नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। EOS01 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें इसे लिखने की, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया है उनका नाम है दीक्षा शाक्य। और यहाँ पे दीक्षा आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। कमेंट सेक्शन में देखिए, मार्क्स आपको ज़रूर ही लिखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। जब आप पीछे मुड़ के 2 महीने पहले देखेंगे, जब आप 2, 3 या 4 स्कोर कर रहे थे, अब आप उसको इंप्रूव होता 6, 7, 8 की तरफ जाते हुए देखेंगे। इवन दो अगर आपका लेस देन 6 भी स्कोर आता है तो आप उसे दोबारा से अटेम्प्ट करिए और अपने जो कमेंट आपने दिया है, जहाँ पे आपने लिखा कि मेरा स्कोर 2 का है, उसे एडिट करके 10 कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप रिवाइज करते हैं आपका स्कोर 10 का ही होना चाहिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर @prince_luthra के ऊपर भेज सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। बेल आइकन बहुत सारे लोगों ने नहीं प्रेस किया हुआ, ये प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का फंक्शन प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पब्लिश होता है आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन हो, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में NCERT के बहुत सारे MCQs आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय।